हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय है। ठीक है, इसका लेक्चर अटेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। ठीक है, हम भारत की सामान्य परिचय के अंतर्गत देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत उपमहाद्वीपीय जो बनावट जो है वो उसमें क्या क्या विविधता है, क्या क्या एकता है। वैसे टोटल विश्व में जो है 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों के अंतर्गत जो होते हैं कि कुछ ऐसे उपमहाद्वीप भी है जो उनके आसपास में बसे हुए हैं। तो उसमें क्या क्या विविधता है, क्या क्या एकता है, इनकी जो प्रक्रिया है या परिस्थिति है या प्रकृति जो है उनको यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है कि भारत जो है एक विशाल देश है और इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यहाँ की जो सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है। वहीं राजस्थान में थार का गर्म स्थल भी है। मेघालय के मासीराम में दुनिया की अर्थात विश्व की सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। लोगों की खान पान, रहन सहन में विविधता है। ये भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे के पूरक है, अर्थात कालांतर से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कहीं पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर ठंड कम पड़ती है, कहीं पे वर्षा अधिक होती है, कहीं पे वर्षा कम होती है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है। तो ये हमारे एक भारत का जो है वो एक उसमें विविधता है और विविधता होने पर भी जो होती है इसमें एकता की भावना है या विशेषता है, कह सकते हैं ना, भारत की एक विशेषता है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में कीर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट में हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। इसके पूर्व में कायनोमा, ठीक है, अराकायनोमा की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये इस मैप में देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप को जो है ब्लैक लाइन से कवर किया हुआ है। इसके पूर्व में देखिए बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि इस मानचित्र में जो है काली लकीर की जो रेखा जो है वो काली लकीर के द्वारा दिखाई दे रही है कि ऊंची और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएं जो है शेष एशिया से भारत को अलग करती है। इस महाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम से अरब सागर और पूर्व से बंगाल की खाड़ी से उठती लहरें लगातार टकराती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश सभी दिशाओं से अभेद्य एवं दुर्गम्य है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पे देखिए यूरोप के मानचित्र पर भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रीय निर्धारण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप भारत का जो मानचित्र जो है वहाँ पर, ठीक है, इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र पश्चिमोत्तर में देखेंगे पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर में आपका है नेपाल है, भूटान है। ठीक, आगे यहाँ पे देखिए जो पिक्चर के सर खैबर दर्रा। तो मानचित्र 2.1 से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु प्रदान की है जिसे हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की जो ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो दक्षिण भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता, तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती
उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु, गंगा, यमुना आदि नहीं होती और न ही इनसे निर्मित विस्तृत मैदान होते। इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता, न कि मैदानी क्षेत्र। ठीक है, एक अनुशंसा लगाना, एक सोच यहाँ पे रखना कि अगर मान लो की बात है जो हिमालय पर्वत नहीं होता, ठीक है, दक्षिण में जो है विशाल समुद्री रेखा या समुद्री क्षेत्र नहीं होता तो क्या होता ऐसा। तो पूर्णतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत के न रहने की स्थिति में जो है मान के चले कि भारत के जो उत्तर क्षेत्र जो है या भारत की कुछ मैक्सिमम अधिकतम क्षेत्र जो है वो मरुस्थली होता। आगे जो है नीचे एक पैराग्राफ में देखेंगे आप कि सिंधु गंगा की घाटियों से प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास भी माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा में अभेद्य बनाती है तो वे लोग यहाँ पहुँचे कैसे। ठीक है, अभेद्य का मतलब होता है उधर आने के लिए जो होता है कोई रास्ता नहीं। अब अगर उत्तर की ओर देखें तो उत्तर में जो होता है विशाल पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में देखें तो विशाल जलीय क्षेत्र समुद्री क्षेत्र है, पूर्व में देखें तो भी जलीय क्षेत्र है आपका बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम क्षेत्र में भी देखें तो विशाल जो है आपका अरब सागर है। तो इस अभेद्य क्षेत्र पर जो है या अभेद्य स्थल पे जो होते हैं वो बाहरी लोग कैसे पहुँचे होंगे। उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखला अवश्य, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच में कई घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद है। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इनमें खैबर और बोलन प्रमुख दर्रे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचे। उत्तर के दर्रा से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के रुकावटें पैदा कर सकती है तो वही रुकावटें उन्हें नए अवसर या नए रास्ते प्रदान करती है। अलग अलग समय में भिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना है वहीं प्रभावशील सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के दौरान उन्हें एक सूत्र में बांधने का भी काम किया हुआ है। ठीक है, इसलिए बाद में कहता है ना कि अनेकता में एकता। भारत में जो होता है अनेक प्रकार की धर्म, संस्कृति, सभ्यताओं को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें एकता की भावना बनी हुई है। अब यहाँ पे भारत की स्थिति और विस्तार और उनके पड़ोसी देश देख लेते हैं। तो देखिए भारत का तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस से 8.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.6 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच में और 68.7 से लेकर जो है 97.25 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। ये इसका विस्तार है भारत का। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है ना। उसके बाद इसमें 7वां नंबर पे आता है हमारा भारत देश और जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड नंबर पे आता है। हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का जो है 2.47 मतलब 2.47% है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग जो होता है 17.2% भाग भारत में निवास करता है। देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आगे इसकी चैप्टर देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।